ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें पायोट टेबल, पायोट चार्ट और चार्ट, ठीक है, ये इंसर्ट मेनू के सारे टैब्स हो गए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पेज लेआउट मेनू। तो पेज लेआउट मेनू तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। अधिकतर ऑप्शंस इसके जो है वो एमएस वर्ड के ही हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, अरेंज में ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ठीक है। और यहाँ पर हमको जो देखना है, जैसे कि मार्जिन भी आपने एमएस वर्ड में देखा था, वही मार्जिन यहाँ पर भी है, ठीक है। ओरिएंटेशन है, और ओरिएंटेशन दो तरीके का होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल, है ना। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, यस सर। वर्टिकल व्यू। वर्टिकल। यस सर। हाँ, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट व्यू का मतलब होता है वर्टिकल व्यू ऑफ द सीट, और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल व्यू व्यू ऑफ द सीट। जैसे ये एमएस वर्ड में था उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और पोर्ट्रेट व्यू में देखें तो ये पोर्ट्रेट व्यू आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू से देख भी सकते हैं इसको, ये देखिए। और यहाँ से अगर आप जाते हैं और पेज सेटअप पे जाइए और यहाँ पर लैंडस्केप कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये देखिए ये लैंडस्केप व्यू हो जाएगा। ओके। फिर यहाँ पर देखें प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया का क्या मतलब होता है। अब जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर मैं कुछ डेटा रखता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ डेटा यहाँ से लेके यहाँ तक है, या इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक है। अभी सपोज दैट कि अब हम सिर्फ इतनी चीजें प्रिंट अप करना चाहते हैं, प्रिंट आउट करना चाहते हैं, और पूरी वर्कशीट प्रिंट आउट करना नहीं चाहते, सिर्फ इतनी ही चीजें प्रिंट आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट एरिया ये यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर देखें। तो अभी फिलहाल मैं आपको नॉर्मली प्रिंट करके दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर अभी देखिए, जब मैं यहाँ पर प्रिंट पर जाऊंगा और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पर जाता हूँ, तो ये देखिए जब ये प्रिंट होगा तो पूरा ये प्रिंट होगा, ठीक है। पोर्ट्रेट कर देता हूँ, तो ये पूरी सीट में जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें प्रिंट होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर प्रिंट एरिया सेट कर देते हैं तो जितना एरिया आप सेट करेंगे सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होगा, पूरी सीट प्रिंट नहीं होगी। जैसे कि मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखिए मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। शिवांशी आवाज आ रही है, शिवांशी यस 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 आवाज आ रही है, चलिए। यस सर। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, और ये देखिए प्रिंट एरिया पर जाएंगे और सेट प्रिंट एरिया। और अब मैं यहाँ से प्रिंट पर जाता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू। तो ये देखिए सिर्फ मुझे इतनी ही चीजें जब मैं प्रिंट करूंगा तो इतनी ही चीजें प्रिंट होंगी जो मैंने प्रिंट एरिया में सेट किया था। उसके अतिरिक्त पेज पर, वर्कशीट पर जो भी चीजें होंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप वर्क प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं। प्रिंट एरिया अगर हटाना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए और प्रिंट एरिया पर जाइए, क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए। तो अब ये चीज क्लियर हो गई, और अब आप यहाँ से प्रिंट रिव्यू पर देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ये देखिए ये भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से प्रिंट एरिया से आप एक एरिया वर्कशीट में सेट कर सकते हैं, और उस एरिया के अंतर्गत जो भी कंटेंट्स रहते हैं वो कंटेंट्स प्रिंट होंगे, और उस एरिया के बाहर जो चीजें रहेंगी वो प्रिंट नहीं होंगी। फिर यहाँ पर ब्रेक। ब्रेक का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं ये वर्कशीट यहाँ से ब्रेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और फिर ब्रेक पर जाता हूँ। तो ये देखिए इंसर्ट पेज ब्रेक। अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट पेज ब्रेक करता हूँ तो ये वर्कशीट यहाँ से ये अलग हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। अब देखिए इतनी चीजें अलग हो जाएंगी और इतनी चीजें अलग हो जाएंगी। आप इसको
प्रिंट प्रीव्यू में भी देख सकते हैं। ये देखिए मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये देखिए इतनी चीजें अलग दिखाई दे रही हैं और इतनी चीजें अलग दिखाई दे रही हैं। जैसे एमएस वर्ड में था उसी तरीके से यहाँ पर भी है। और इसी तरीके से मुझे पेज ब्रेक रिमूव करना है तो मैं यहाँ पर रिमूव पेज ब्रेक पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। फिर मुझे यहाँ पर वर्कशीट में बैकग्राउंड में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये सीट बैकग्राउंड ये ऑप्शन आ जाता है। और यहाँ से आप कोई भी इमेज ले लीजिए। तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले रहा हूँ, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ और इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। ये पूरे वर्कशीट में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। और यदि मुझे ये बैकग्राउंड हटाना है तो मैं ये देखिए डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही डिलीट बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड यहाँ से हट जाएगा। इसी तरीके से और भी ऑप्शंस हैं, प्रिंट टाइटल, हाइट, विड्थ, स्केल, ये आप लोग देखिएगा करके, तो सिंपल ही है। व्यू ग्रिड लाइन का क्या मतलब होता है? ग्रिड लाइन यहाँ से आप देखिए, ग्रिड लाइन का मतलब ये जो पतली पतली लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं जैसे कॉलम्स के लिए, रोज के लिए, ये चीज ग्रिड लाइन कही जाती है। ग्रिड लाइन अगर हटाना व्यू करना है तो ये देखिए व्यू पर टिक लगा हुआ है। अगर इसे आप अनचेक कर देते हैं, ये देखिए मैं अनचेक कर दे रहा हूँ, तो ये ग्रिड लाइन यहाँ से हट जाएगी। अब मुझे ग्रिड लाइन दिखाई नहीं देगी। अगर मैं यहाँ पर व्यू बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये ग्रिड लाइन मुझे व्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ पर देखिए प्रिंट, अगर मैं यहाँ पर अभी देखिए मैं यहाँ पर जब प्रीव्यू पर जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर ये ग्रिड लाइन नहीं दिख रही है। मतलब आप प्रिंट करेंगे तो ये ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होगी। लेकिन जब आप यहाँ पर प्रिंट पर ये चेक कर देंगे और फिर यहाँ से आप प्रीव्यू देखिए तो यहाँ पर आपको ग्रिड लाइन दिखाई देगी। मतलब कि ये डेटा प्रिंट भी हो जाएगा जब आप प्रिंट करेंगे तो। इसी तरीके से हेडिंग एंड प्रिंट, ये देखिए हेडिंग के रिलेटेड ये ऑप्शन है। अगर हेडिंग का मतलब यहाँ पर देखिए ये जो वर्कशीट में जो कॉलम्स हैं ABCDEFGH के फॉर्म में, इसी तरीके से यहाँ पर रोज हैं 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में। तो ये रोज के लिए हेडिंग्स होती हैं और इसी तरीके से कॉलम्स के लिए हेडिंग होती है। अगर मुझे ये हेडिंग हाइड करना है तो यहाँ पर देखिए व्यू ऑलरेडी चेक्ड है, तो यहाँ पर मैं अनचेक कर देता हूँ। तो ये देखिए अब ये हेडिंग मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये हेडिंग दोबारा वापस आ जाती है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर अगर प्रिंट बटन पर क्लिक कर दूंगा तो ये हेडिंग प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए प्रीव्यू पर आप देखिए, तो जैसे ही आप प्रीव्यू पर जाएंगे तो ये देखिए ABCDEFGH और यहाँ पर 1 2 3, तो इस तरीके से ये हेडिंग प्रिंट भी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये सारी चीजें, ग्रुप, रोटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपने MS वर्ड में ऑलरेडी देखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं फार्मूला मेनू पर। आवाज एकदम क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फार्मूला मेनू में कई सारे यहाँ पर फंक्शंस हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जो कि हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लॉजिकल फंक्शंस है, टेक्सचुअल फंक्शंस है, डेट एंड टाइम से रिलेटेड फंक्शन, लुकअप एंड रेफरेंसेस है, मैथमेटिक्स के फंक्शन है। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए डिफाइन नेम की ऑप्शंस हैं, फार्मूला एडिटिंग के ऑप्शन हैं। तो पहले कुछ फार्मूला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक नई सीट पर चलता हूँ। अभी तो मैं सीट नंबर 1 पर हूँ, मैं फिलहाल सीट नंबर 2 पर चल रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो फार्मूला मेनू में यहाँ पर देखें तो ऑटो सम ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑटो सम दिखाई दे रहा है और ऑटो सम पर आप क्लिक करिए तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं जैसे कि सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मिन। और ये किस तरीके से यूज किए जाते हैं ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। यस आर नो? आपने यदि पिछला वीडियो Yes. देखा होगा तो ये सारी चीजें मैंने बताया हुआ है। Yes, sir. बताइए, देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर बताने का कोई मतलब नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ पर रिसेंटली यूज्ड का मतलब ये होता है कि जो फार्मूला आपने अभी यूज किया हुआ है वो सारे फार्मूले रिसेंटली यूज में आते हैं।
अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ लॉजिकल फंक्शंस है, उनको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। लॉजिकल फार्मूला में या लॉजिकल फंक्शंस में सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे इफ। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिखना चाहता हूँ इफ फंक्शन के बारे में। तो इसमें लिखिएगा by using the if function we can calculate the logical expressions. By using if function we can calculate the logical expression. लॉजिकल एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर मैं सपोज दैट डिवीजन कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक सीट बनानी पड़ेगी। तो मैं फटाफट एक डेटा सीट बना लेता हूँ, नेम और यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और मैथ। ठीक है, और यहाँ पर नेम में आप कुछ नाम रख दीजिए। और इसी तरीके से ये देखिए कुछ नाम हमने यहाँ पर रख दिया और इनके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ वैल्यूज रख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डिवीजन कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, डिवीजन। तो टोटल कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए सपोज दैट यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे टोटल कैलकुलेट करना है, तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पर सम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और मैं लिखूंगा कैसे? मैं लिखूंगा इक्वल टू सम और ब्रैकेट, फिर यहाँ पर स्टार्टिंग सेल एड्रेस कितना है? 65। बताइए कहाँ पर है, बताइए। C3. C3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे C3, फिर यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और कहाँ तक? 56 तक। तो 56 कहाँ पर है? E3 में है E3. कि नहीं? तो Yes, sir. 56 E3 में है और यहाँ से आप क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर टोटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो 6 2 8 5 13 5 4 9 6 15 1 16, तो 163 यहाँ पर टोटल ये कैलकुलेट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप ये पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आप ऐसे ड्रैग कर देंगे तो इनके रिगार्डिंग ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल आपको इसमें मिल गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कलर कर दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखे ये। और फिर यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया। इसी तरीके से इनके रिगार्डिंग ये सारे टोटल यहाँ पर हो गए। फिर यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखिए 163 ये परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें कितने में? 300 में। तो यहाँ पर आप सिंपल फार्मूला यूज कर सकते हैं, इक्वल टू 163 कहाँ पर है? ये है F3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे F3 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 एंड डिवाइड कितने से कर देंगे? टोटल ये कितने नंबर का है? 300 मार्क्स का। 300. तो यहाँ पर आप कर दीजिए 300 और एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर पॉइंट में देखिए यहाँ पर आ रहा है 54.3333, अगर ये पॉइंट आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इस पर मैं नंबर पर जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये पॉइंट 2 डिजिट में आ जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर्स मैक्सिमम ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे। और फिर यहाँ से आप ये देखिए पॉइंट दिख रहा है, आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो यहाँ पर ये पूरा
इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये देखिए परसेंटेज आ जाएगा, इसके रिगार्डिंग ये आ जाएगा, इसके रिगार्डिंग ये आ जाएगा, और इसके रिगार्डिंग ये आ जाएगा। तो इस तरीके से परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगा वो आपने देखा। और अब हम लोग यहाँ पर डिवीजन देखने वाले हैं कि डिवीजन कैसे कैलकुलेट होता है। तो डिवीजन कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इफ एक लॉजिकल फंक्शन होता है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से लॉजिकल इफ के जरिए हम यहाँ पर डिवीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अब मुझे यहाँ पर डिवीजन कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख रहा हूँ, आप लोग भी इसको लिखिएगा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ कि इक्वल टू इफ। तो अभी देखें कि अगर मैं एक सेल के लिए यहाँ पर फार्मूला लगाऊंगा और वही फार्मूला मैं ड्रैग कर दूंगा यहां तक, तो वही फार्मूला सभी सेल के लिए अप्लाई हो जाएगा, और वो अपने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर डिवीजन दिखा देगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू इफ। अब देखिए, मैं अभी राम के रिगार्डिंग परसेंटेज कितना है, 54। तो 54 किस सेल में है, ये है F4 में। तो मैं यहां पर लिखूंगा इफ F4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। अगर F4 ये जो है ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 60 के, तो यहां पर आप कॉमा लगाइए और डबल कोटेशन में लिख दीजिए फर्स्ट। डबल कोटेशन में लिखिए फर्स्ट, ठीक है। डबल कोटेशन क्लोज, फिर कॉमा लगाइए। अच्छा, तो अभी आपने लिखा कि इफ F4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, तो ये फर्स्ट हो जाए। इसी तरीके से इफ, फिर यहां पर लिखिए इफ F4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, तो कॉमा लगाइए और डबल कोटेशन में लिखिए सेकेंड, फिर डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा लगाइए, फिर इफ लगाइए इफ F4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 33, तो कॉमा लगाइए, डबल कोटेशन में लिखिए थर्ड, और डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा लगाइए। और अगर ये तीनों सिचुएशंस फुलफिल नहीं होती हैं, तो मुझे यहाँ पर इफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेल इंप्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर देखें ओपनिंग ब्रैकेट कितना है, तो ओपनिंग ब्रैकेट एक यहाँ पर ये है और ये है और ये है, 3 ओपनिंग ब्रैकेट है, तो 3 यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट लगाइए। तो मैं 3 क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, 1 2 3। तो जैसे ही आप 3 क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इंटर करता हूं, तो ये देखिए मैं इंटर कर रहा हूं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेकंड लिख के आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकंड लिख के आ रहा है वो किस वैल्यू के हिसाब से आ रहा है, यहाँ पर 54.33 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेकंड के लिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि इफ F4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 45, तो 45 से ज्यादा है, ठीक है, तो ये यहाँ पर सेकंड लिख के आ रहा है। लेकिन 60 से कम है ना, क्योंकि 60 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 60 से अगर ज्यादा होता, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इफ F4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, अगर ये 60 से ज्यादा होता तो यहाँ पर फर्स्ट लिख के आता। लेकिन 60 से ज्यादा नहीं है, लेकिन 45 से ज्यादा है, इसलिए सेकंड लिख के आ रहा है। और इसी तरीके से अब मैं ये चीज यहाँ पर पकड़ता हूँ, ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, तो ये देखिए इनके रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए थर्ड आ गया, यहाँ पर फर्स्ट आ गया, यहाँ पर थर्ड आ गया, और यहाँ पर सेकंड आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इफ फंक्शन के जरिए आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसा आजनो Yes, बताइए। sir. Yes, sir. यदि फार्मूला आपको नहीं Yes, समझ sir. में आया है, तो मैं फार्मूला दोबारा आपको दिखा दे रहा हूं। तो ये देखिए, ये फार्मूला आप नोट भी कर सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। और अब आप इसको देख लीजिए, अभी दिख रहा है, Yes, बताइए sir. अभी दिख Yes, रहा है sir. कि नहीं दिख दिख रहा रहा है। है?
Yes, Yes, sir. sir, दिख रहा है. तो जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फार्मूला में देखिए, कॉमा, डबल कोटेशन, इसमें अधिकतर गलतियां लोग करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर कॉमा या डबल कोटेशन या क्लोजिंग ब्रैकेट, इसमें अगर कोई समस्या आप करेंगे या कोई त्रुटि करेंगे तो फार्मूला गलत हो जाएगा, और गलत होने की सिचुएशन में आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। लिख लिए? लिख लिए हो तो आगे बढ़ें। सर लिख रहा है, एक मिनट. Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इफ फंक्शन आपने यहां से देखा कि इफ फंक्शन किस तरीके से यूज होगा। अब हम लोग यहां पर देखते हैं एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन किस तरीके से यूज होता है, थोड़ा सा इसके बारे में लिख लीजिए। एंड फंक्शन के बारे में इसमें लिखिएगा कि एंड फंक्शन रिटर्न ट्रू, एंड फंक्शन रिटर्न्स ट्रू if all of the arguments evaluate to true। तो एंड फंक्शन रिटर्न्स द ट्रू इफ ऑल ऑफ द आर्गुमेंट्स इवेल्युएट टू ट्रू। तो एंड फंक्शन के जरिए आपको ट्रू रिजल्ट मिलता है जब सभी आर्गुमेंट इसके अंतर्गत ट्रू होते हैं। इसका क्या मतलब हो गया, अब समझिए इसको। तो यहां पर मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको दिखाता हूं। सपोज दैट कि यहां पर दिस इज D3 और D3 में हमने 10 लिखा हुआ है, और एंड दिस इज D5 में हमने 20 लिखा हुआ है, ठीक है। और मैं यहां पर लिखता हूं इक्वल टू एंड, ठीक है। और यहां पर मैं करता हूं कि D3 इज ग्रेटर देन 5 एंड कॉमा, फिर मैं करता हूं D5 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैंने लिख दिया कि इक्वल टू एंड, फार्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? फार्मूला दिख रहा है Yes, sir, Yes, दिख sir. रहा है. या और Yes, बड़ा sir. कर दें Yes, sir. इसको? तो यहाँ पर सर आप दिख रहा देखिए है. कि मैंने लिखा कि D3 में कितना है, वैल्यू कितना है, 10 है। तो D3 इज ग्रेटर देन 5। तो आप बताइए सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स है? सही है. True ट्रू है. है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने Yes, लिखा sir. D5 में कितना है, 20। तो D5 इज ग्रेटर देन 10। तो D5 इज ग्रेटर देन 10, ये ट्रू है कि True. फॉल्स है? True है sir. बताइए। तो True. इस तरीके से यहाँ पर ये True जो है। है दिस इज द फर्स्ट आर्गुमेंट, और ये जो है दिस इज द सेकेंड आर्गुमेंट। तो दोनों आर्गुमेंट यहाँ पर ट्रू हो रहे हैं, इसलिए हमें एंड फंक्शन के जरिए ट्रू रिजल्ट मिलने वाला है। तो मैं इंटर करता हूं, तो ये देखिए मुझे यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी क्या लिखा था कि एंड फंक्शन रिटर्न ट्रू इफ ऑल ऑफ द आर्गुमेंट्स इवेल्युएट टू ट्रू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे भी कर देता हूँ कि D5 मैं यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन करता हूँ कि D5 इज लेस देन 50। तो आप बताइए अभी भी ये सेकंड जो आर्गुमेंट है ये ट्रू है कि नहीं? तो D5 Sir 20 जो है. है True ये है. लेस देन 50 है, तो ये ट्रू है, तो अभी हमें यहाँ पर ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अच्छा,
अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए कि एक आर्गुमेंट फॉल्स हो जाए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D5 इज लेस देन 5, तो आप बताइए 20 लेस देन 5, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है? 20 जो है वो 5 से कम है या नहीं? तो 25 से कम नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पर पहला आर्गुमेंट तो ट्रू है, लेकिन दूसरा आर्गुमेंट क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है। बताइए फॉल्स है कि नहीं? क्योंकि D5 ये Yes, sir. 5 से कम नहीं है तो फॉल्स है। तो एंड फंक्शन में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब दोनों आर्गुमेंट ट्रू होते हैं तभी आपको आउटपुट ट्रू मिलता है, और यदि एक भी आर्गुमेंट यहाँ पर फॉल्स हो जाता है तो आउटपुट हमें फॉल्स मिल जाता है। तो ये देखिए आउटपुट हमें फॉल्स मिल रहा है, और यदि दोनों आर्गुमेंट ही फॉल्स हो जाएंगे तब तो 100% आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा in and function if any one argument becomes false, then the whole expression returns false। ठीक है? if any one argument becomes false, then the whole expression returns false। ठीक है, लिख लिए? अच्छा, Yes, sir. इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन है जो कि है और। ठीक है, और फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है इसमें लिखिएगा, इट रिटर्न्स ट्रू। ठीक है, इफ एनी आर्गुमेंट इवेल्युएट्स टू ट्रू। ठीक है, इट रिटर्न ट्रू इफ एनी आर्गुमेंट्स इवेल्युएट टू ट्रू। और मीन्स अथवा, और मीन्स क्या होता है? अथवा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने एंड लगाया हुआ है, यदि मैं यहाँ पर और लगा दूं, ठीक है, और लगा देता हूं, तो और का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर दो आर्गुमेंट है, पहला D3 इज ग्रेटर देन 5 और दूसरा D5 इज लेस देन 5। अगर दोनों आर्गुमेंट में से एक भी आर्गुमेंट ट्रू होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, यदि दोनों आर्गुमेंट में से एक भी आर्गुमेंट ट्रू होगा तो आउटपुट यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें कि D3 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है यहाँ पर, लेकिन D5 इज लेस देन 5 ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। मतलब एक ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, और यहाँ पर और लगा हुआ है। तो और का ये फीचर होता है कि अगर एक भी आर्गुमेंट ट्रू है तो आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा। तो मैं एंटर करता हूं तो ये देखिए मुझे यहाँ पर ट्रू मिल जा रहा है। यदि यहाँ पर दोनों ट्रू है तब तो आपको ट्रू मिलेगा ही मिलेगा, और यदि यहाँ पर दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो आपको फॉल्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर D3 इज ग्रेटर देन 5, अगर यहाँ पर 50 कर दूं, D3 इज ग्रेटर देन 5 है, तो अगर यहाँ पर मैं 50 कर दूं तो ये देखिए अब ये क्या हो गया, D3 इज ग्रेटर देन 50। तो 10 D3 में है कितना, 10 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स हो जाएगा, और अब आपको यहाँ पर फॉल्स रिजल्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि और के जरिए इट रिटर्न ट्रू इफ एनी आर्गुमेंट, अगर कोई एक आर्गुमेंट भी ट्रू होता है तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा, अगर कोई भी आर्गुमेंट ट्रू नहीं होता तो आउटपुट आपको फॉल्स मिल जाएगा। फॉल्स। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं? yes sir। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखें नॉट ऑपरेटर, नॉट या नॉट फंक्शन। तो इसमें लिखिएगा नॉट फंक्शन में कि इट रिटर्न्स द रिवर्स
reverse logical value of its argument. It returns the reverse logical value of its argument. ठीक है? If, इसका मतलब हुआ क्या कि if the expression, if the arguments are true, then the result will be false, and if the argument are false, then the result will be true. इसको समझिएगा. not means just reverse. और ये किस तरीके से, इसमें यदि आर्गुमेंट ट्रू होंगे तो आउटपुट आपको फॉल्स मिलेगा, और आर्गुमेंट अगर फॉल्स होंगे तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा. सिंपल सा ऐसा समझिए. तो यहां पर देखें, यहां पर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं. यहां पर मैं लिखता हूं कि नॉट, यहां पर मैंने लिखा नॉट D3 इज ग्रेटर देन 50. ठीक है? अगर मैं यहां पर D3 इज ग्रेटर देन 5 कर देता हूं, तो अब देखिए D3 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है? पहले ये बताइए. D3 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है? Sir, true. बताइए. D3 इज ग्रेटर देन 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है? Sir, true. जल्दी बोलो भाई, ट्रू है कि फॉल्स है? True है sir. ट्रू है ना? तो यहाँ पर हमने Yes, sir. नॉट लगाया हुआ है, तो रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए? फॉल्स मिलेगा. फॉल्स मिलना चाहिए. तो मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखिए हमें रिजल्ट यहाँ पर क्या मिल गया? फॉल्स. False. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ D3 इज ग्रेटर देन 50, यहाँ पर 5 के बजाय मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50. तो 50. आप बताइए D3 मतलब 10 इज ग्रेटर देन 50. ठीक है? तो 10 इज ग्रेटर देन 50, ये ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है. फॉल्स है ना? तो आउटपुट हमें Yes, यहाँ sir. पर क्या मिलेगा? Sir, ट्रू true मिल जाएगा. मिलेगा. आउटपुट हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ट्रू मिल जाएगा. तो मैं इंटर True करता हूँ, मिलेगा. और ये देखिए आउटपुट हमें यहाँ पर क्या मिल गया? ट्रू. तो इस तरीके से नॉट ऑपरेटर, यहाँ पर आप देखिए नॉट फंक्शन, it returns the reverse logical value of its argument. If the arguments are true, then the result will be false, and if the arguments are false, then the result will be true. Okay guys, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं. ठीक है? नेक्स्ट क्लास के लिए भी टाइम होने वाला है, तो आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें भी कुछ और भी फार्मूला हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला. ठीक है? और भी कुछ लॉजिकल फंक्शंस देखेंगे, टेक्सटुअल फंक्शंस देखेंगे, डेट एंड टाइम से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड फंक्शंस देखेंगे. ठीक है? तो अभी लगभग इसमें काफी लेक्चर हैं, कम से कम 15-20 लेक्चर हैं, और तब जाके एक्सेल ये कंप्लीट होगा. ठीक है? तो चलिए Yes, sir. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग. अभी 10 मिनट बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा. राइट हर्ष? Yes. Yes, sir. हाँ, बाकी लोग को भी इन्फॉर्म कर दीजिए. ठीक है? तो Yes, इसके sir. आगे हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से. ठीक है? Yes, sir. यस Okay. सर. थैंक यू सर.